Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the sixth lecture of Unit 3, Unit 3rd of the subject Quantity Estimation and Construction Management. Okay. We will understand about the PERT technique of method of scheduling or method of project management. हम PERT के बारे में जानेंगे इस मेथड में. PERT मेथड होता क्या है, उसके रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे और चीज़ें भी दिखेंगे. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द PERT, PERT है क्या बेसिकली उसके बारे में समझते हैं. उसके टर्म्स समझने से पहले उसके बारे में ये समझते हैं कि PERT टेक्निक है क्या और क्या इवॉल्व हुई थी, किसने बनाई थी. बेसिकली PERT मेथड जो डेवलप किया गया था वो यूएस नेवी यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1950s फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पोलर फ्लीट. बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में इसका यूज़ किया गया था. ओके अब मिसाइल्स बनाने के लिए किया गया था, समझ में आता है. ओके नाउ द फुल फॉर्म ऑफ द PERT इज प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द शेड्यूलिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड द अदर पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ओके नाउ हम PERT में करते क्या हैं, बेसिकली हम प्रोजेक्ट में करते क्या हैं. मेन फोकस किस पे होता है, किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे. हमारा मेन फोकस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम कैलकुलेशन में, टाइम एस्टिमेशन में. हमको प्रोजेक्ट करना है, एक काम करना है, तो काम करने के लिए हमें क्या मेन फोकस रखना चाहिए. हमको दो चीज़ देखनी पड़ती है. पहला कि वो प्रोजेक्ट हमारे कितना टाइम पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा कॉस्ट. ओके तो कॉस्ट के बारे में हम जान चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम बेसिकली फोकस करेंगे अपने टाइम पर. टाइम हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टाइम को कैसे मैनेज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट निकाल सकें. ओके तो हम टाइम का एस्टिमेट करेंगे. नाउ कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसके रिलेटेड. प्रोजेक्ट हैज कंपोज द मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज. दीज एक्टिविटीज कंपोज द कंप्लीशन ऑफ टाइम. बिल्कुल हमने बात की थी. ड्यूरेशन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड द टोटल टाइम ड्यूरेशन डिपेंड अपॉन द ईच एक्टिविटी. बिल्कुल सही बात है. एक्टिविटीज़ हम जानते थे वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट में कोई वर्क हो रहा है उसको एक्टिविटी बोलते हैं. अब एक्टिविटीज़ कुछ टाइम कंज्यूम करती है, रिसोर्स कंज्यूम करती है, इसकी बात हम कर चुके थे. तो एक्टिविटीज़ टाइम कंज्यूम करती है तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. सारे एक्टिविटी जो मिलकर टाइम कंज्यूम करेंगी, टाइम लगाएंगी उस वर्क को करने के लिए, वही वर्क तो हमारा टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा. बिल्कुल सी बात है, तो वही होगा. तो अल्टीमेटली द टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑल एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट. ओके एस्टिमेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इज ह्यूज. एक्सपीरियंस, सही बात है, एक्सपीरियंस जरूरत पड़ती है किसमें, PERT मेथड में. देखो अब टाइम एस्टिमेशन, हम PERT पढ़ने से पहले टाइम एस्टिमेशन समझ लेते हैं क्योंकि वही मेन चीज़ है. हम PERT में निकालने क्या वाले हैं, हम PERT में टाइम ही निकालने वाले हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम निकलता है विद द हेल्प ऑफ द PERT टेक्निक. ओके तो टाइम एस्टिमेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. What is a deterministic approach? We will understand about it. And the second is a probabilistic approach. अब नाम से समझ में आ रहा है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. What is a deterministic approach means जिसमें हम डिटरमाइन कर सकें एक्चुअल में. डिटर्मिनेशन मीन्स जो एक्चुअल डाटा है उसको निकाल सकें. इट इज़ कॉल्ड ए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. If we have enough knowledge of activities of the project and do a single estimate of project. देखो अगर हमें प्रोजेक्ट पता है कि प्रोजेक्ट हमारा ये हो रहा है और हमें पता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कि ये एक्टिविटी होती है और जो मोस्टली इतना टाइम कंज्यूम करती है, दूसरी एक्टिविटी मोस्टली इतना कम कंज्यूम करती है, तो हम रफ एक आइडिया लगा के, एक पर्टिकुलर आइडिया लगा के एक सही तरीके से एस्टिमेट बना सकते हैं जिसमें जो टाइम निकल के आता है वो मोर और लेस हमारा सही होता है. तो उस अप्रोच को जिसमें हमें एक्टिविटीज़ पता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, नोन एक्टिविटीज़. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्टिविटी तो सभी में पता होती है, काम कोई हो रहा है सभी में पता होती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स भी होते हैं जिसमें हमें एक्टिविटीज़ नहीं पता होती. बेसिकली एक्टिविटीज़ हम पता कर सकते हैं बट एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता होती हैं. अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसे कौन सा वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो वर्क होता है. किसी चीज़ की रिसर्च चल रही है, किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, किसी चीज़ को, जैसे अभी रिसेंट में देखिए तो कोरोना
कोरोना बीमारी की वैक्सीन बनाई जा रही है। अब ये एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में आती है, बिकॉज हमको नहीं पता है कब तक बनेगी, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, किसी एक चीज़ की इस चीज़ करने के ड्यूरेशन उसको नहीं पता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज़ कंसीडर्ड एज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ओके, हम उस तरीके की जो वर्क हैं उनको हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता कि वो कितना टाइम कंज्यूम करेंगी, उनकी एक्टिविटीज़ कितना टाइम कंज्यूम करेगी। ओके, तो लिखा हुआ है if we did not about the knowledge of the activities of the project because they did not have any type of history, क्योंकि वैक्सीन बनाने की कोई हिस्ट्री तो है नहीं है, वो पहली बार बन रही है तो उसको हमें नहीं पता। इस तरीके की कोई रिसर्च हो रही है, रिसर्च पहली बार होती है किसी जगह पे, तो उस रिसर्च को हम पहली बार कर रहे हैं, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके इवेंट उसके एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि उस एक्टिविटीज़ को कम्प्लीसन होने में कितना टाइम लगेगा। तो उस तरीके के वर्क को हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में आते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। नाउ in this then history then we follow the probabilistic type of approach for the 3-time estimation of project। okay, probabilistic type of approach में लिखा हुआ है नीचे 3-time estimate। अब 3-time estimate क्या है, यहाँ पे लिखा था 1-time estimate, सिंगल एस्टिमेट। सिंगल एस्टिमेट मीन्स कि हम उसको ड्यूरेशन निकालने के लिए एक बार सब टाइम निकालते हैं और उस एक बार की जो टाइम को निकला उसको मोर और लेस बोल देते हैं दिस इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ बट इन द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच वी कैन नॉट से दिस इज टाइम इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम। हम एक अप्रोक्स बनाते हैं, हम 3 तरीके से 3 टाइप के टाइम निकालते हैं, उन 3 टाइप के टाइम में से किसी को मिला जुला के एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं, उसको हम आगे देखेंगे वो टाइम क्या क्या कहलाते हैं। तो उस तरीके से हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में एक अप्रोक्स टाइम बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, हम उसको भी एक्यूरेट नहीं बोल सकते। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हाउ मच द प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज दिस। अगर टाइम आता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें टाइम आया 2% वो 60%, दो ईयर वो भी 60% है, तो ये कह सकते हैं कि इस टाइप के वर्क को ख़त्म होने में 2 साल लगेंगे, इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हम श्योर नहीं है, 60% संभावना है कि ये 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे जा सकता है, ऐसी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि दीज आर टाइप्स ऑफ वर्क एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, दीज आर फर्स्ट टाइम वर्क, ओके, पहली बार किए जाते हैं। नाउ समझ गए। अब पर्ट क्या फॉलो करता है, अब हम सीधे पर्ट पे आते हैं। पर्ट हम जानते हैं कि एक टेक्निक है जो बेसिकली इस टाइम एस्टिमेशन निकालती है, बट पर्ट कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है। पर्ट में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पर्ट जब यूज हुई थी या बनाई गई थी, इट इज़ फॉर द बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स, कोई भी नई मिसाइल बनाई जा रही, डेवलप की जा रही, डेवलपमेंट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, और नई मिसाइल डेवलप की जा रही है, यानी कि वो रिसर्च टाइप का वर्क है। तो पर्ट हमें जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप के वर्क में यूज किया जाता है, जिसमें हमें टाइम अनसर्टेनिटी हो, टाइम की अनिश्चितता हो, हमको समय नहीं बताया कि कितने समय वो कंप्लीट होगा। ओके, ओके, पर्ट इज यूज फॉर दोज टाइप ऑफ वर्क्स वेयर टाइम इज इनसफिशियंसी ऑफ डाटा एंड नो बैकग्राउंड। हमें उसमें डाटा का भी नहीं पता है कि कब तक खत्म हो गया, क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसमें, ठीक है, तो हम यूज करते हैं। बेसिकली अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ वर्क इन विच वी डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ अ टाइम और रिसोर्सेज एनीथिंग अबाउट इट। ओके, नाउ पर्ट में हमको क्या, पर्ट एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। हमने आपको बताया था कि हमने पिछली क्लास में समझा था कि इवेंट्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इवेंट्स मींस एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग जिस पॉइंट पर होता है, जिस स्टैंड पर होता है, उसको इवेंट बोलते हैं। तो पार्ट क्यों इवेंट ओरिएंटेड है, क्योंकि इवेंट तो कुछ होता ही नहीं है। इवेंट ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश करना है। हमारे पास किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं, तो हमको इसकी नॉलेज नहीं है कि ये कब तक ख़त्म होगा, बट इसकी एंडिंग की नॉलेज हमको चाहिए, क्योंकि हमें फोकस है कि एंड जल्दी जल्दी हो या स्टार्ट जल्दी जल्दी हो। तो बेसिकली पार्ट इवेंट ओरिएंटेड है, जो बीच में इवेंट आता है, इवेंट पे डिपेंड करता है, इवेंट को में फोकस रखा जाता है इस पर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग की अप्रोच फोकस रखना पड़ता है। इसीलिए पार्ट हम कह सकते हैं कि पार्ट इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ओके, सो हमको कोई डाटा नहीं होता है, तो इसीलिए इवेंट ओरिएंटेड होती है। नाउ अब हमने अभी बात की थी कि पार्ट इज यूज फॉर, इन द पार्ट वी मेक अ 3-time एस्टिमेट। 3-time एस्टिमेट मीन्स 3 तरीके के टाइम निकाले जाते हैं, उन टाइम में से हम पर्टिकुलर एक टाइम निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ
प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो 3 तरीके के टाइम क्या हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स, ओके। तो 3 तरीके के टाइम हमारे पास लिखे हुए हैं वो फॉर ईच एक्टिविटी, ये तीनों टाइम हम हर एक्टिविटी के लिए निकालते हैं, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकाल देते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, इसके बारे में जानेंगे हम अभी। दिस इज डिनोटेड एज टी नॉट। सेकेंड इज अ pessimistic time estimate, this is denoted as a TP, and the most likely time estimate, this is denoted as a TM, okay. Now first of all, what is the optimistic time estimate, okay. अब किसी काम को करने की 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, 3 चांसेस हो सकते हैं मेजरली, तो उसी 3 चांसेस पे ये टाइम्स डिपेंडेंट होते हैं। वो 3 चांसेस क्या होते हैं एक बार समझते हैं। कोई काम हमारा हो रहा है, वर्क है हमारा या एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी या तो बहुत जल्दी हो सकती है, सबसे जल्दी हो सकती है, जल्दी जो हो सकती है उतनी जल्दी हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं सबसे जल्दी वाला, मतलब फास्ट या अर्ली बोल सकते हैं, या वो सबसे ज़्यादा लेट हो सकती है, लेट, या फिर वो नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल। तो ये 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी या 3 तरीके के टाइम को ही हम बोलते हैं दी टाइम एस्टिमेट। तो फर्स्ट टाइम है हमारे पास है ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, इट इज़ ए मिनिमम टाइम, जो सबसे कम टाइम है, अर्ली, जितनी जल्दी अगर कोई काम हमारा परफेक्टली चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी अड़चने नहीं आ रही हैं, तो वो काम हमारा सबसे जल्दी हो जाएगा, तो उसी टाइम को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, सबसे जल्दी टाइम निकलने वाला। सेकेंड इज ए पेसिमिस्टिक टाइम, अगर किसी वर्क को करने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी एक बार नहीं दूसरी बार फेल होगी, तीसरी बार फेल हो गई, तो उसमें सबसे लेटेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम वर्स्ट कंडीशन में जो उसको समय लगता है, टाइम लगता है किसी एक्टिविटी को कंप्लीशन होने में एडवर्स कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड एज ए पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, टीपी, ओके। अब लेकिन पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट में हम रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं, उससे बाहर की नहीं, बाहर की यानी कि इस टाइम हिस्ट्री में या इस टाइम एस्टिमेट में हम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर इमरजेंसी डिजास्टर्स हैं, जैसे कैटेस्ट्रॉफी, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकती है, अगर फायर हो सकती है, या फिर लेबर्स की हड़ताल हो गई, उनकी वो काम नहीं कर रहे हमारे काम के, तो वो उसको हम अपने इस पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट में नहीं जोड़ेंगे, वो नेचुरल चीज़ है, इसको हटा देते हैं ना। तो थर्ड टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में अगर एक बार फेल होता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं हमारी, कुछ चीज़ें होती हैं, तो नॉर्मल टाइम एस्टिमेट में जो मीन टाइम निकलेगा, जो नॉर्मल टाइम एस्टिमेट निकलेगा, उसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, ओके। जिस तरीके की 3 टाइम एस्टिमेट को हम लेके एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उस एक्सपेक्टेड टाइम को ही हम बोल देते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी देते हैं कि ये हम श्योर नहीं है, लेकिन इसके आसपास होगा, ये बोल सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें मेहनत 3 बार की जाती है, किसी एक एक्टिविटी का टाइम निकालने के लिए हम 3 बार टाइम निकालते हैं, उस 3 टाइम के लेके एक एक्सपेक्टेड टाइम अलग से निकालते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ओके। तो 3 तरह के टाइम एस्टिमेट समझे हमने। अब ये जो मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट होता है, जनरली वो टाइम होता है जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच में लाई करता है। ऐसे अगर ऑप्टिमिस्टिक किसी एक्टिविटी को काम करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ में हमारा सबसे कम समय, मतलब 2 महीने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, सब परफेक्टली चलता है, स्मूथली चलता है, तो वो एक्टिविटी हमारी 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और अगर सब कुछ दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, वो फेल हो जाता है बार बार, तो पॉसिबली वो एक्टिविटी 2 साल में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि दिस इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ टी नॉट, this is a pessimistic time, this is called as a TP, and the time in between these 2 times is called as a most likely, या most likely नॉर्मल कंडीशन में कोई काम हो रहा है तो उस काम को बोल देते हैं मोस्ट लाइकली। तो वो 2 मंथ से लेकर 2 ईयर के बीच में कुछ भी हो सकता है, मोस्टली इसका एवरेज यानी कि बीच का ले सकते हैं, बोल सकते हैं 1 ईयर, 1 साल में कंप्लीट होने वाला, उसको बोल देते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, ओके। तो ये बीच में लाई करता है। नाउ दिस एस्टिमेट को पढ़ने के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये समझते पहले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, देखो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली, उनके टाइम एस्टिमेट निकाले, टाइम निकाला, और उन टाइम को हमने नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को वाई एक्सिस पे लिखा, एंड द
नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को वाई एक्सिस पे लिखा एंड द टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा और उन सारी एक्टिविटीज़ को हमने कर्व के रूप में बना दिया। ओके उन सारी एक्टिविटीज़ को हमने कर्व के रूप में बना दिया। उन कर्व के रूप में बनाने के बाद हमने देखा कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, उस एक्टिविटी को फाइंड किया। ओके तो हमने कर्व बनाया, तो कर्व में देखा कि जो बीच में लाइन आ रही है, बीच की लाइन है, वो बेसिकली मतलब इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इवेंट्स लाई कर रहे हैं, एक्टिविटी लाई कर रही है। तो जनरली हमने बोला कि वो टाइम कौन सा है, वो मीन टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटेड एट देयर मीन टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग। और जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो पहले आता है एंड द पेसिमिस्टिक टाइम एंड में आता है। तो दीज आर द फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच इज मेड बाय द number of activities on putting on the y axis and the time duration on x axis. okay now इस कर्व को देख के हम ये बोल सकते हैं कि जो a पॉइंट है बेसिकली वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को डिनोट कर रहा है, b पॉइंट है वो मीन टाइम को डिनोट कर, वो मोस्ट लाइकली टाइम को डिनोट कर रहा है, और जो c पॉइंट है वो पेसिमिस्टिक टाइम को डिनोट कर रहा है। ओके हम ये भी देख सकते हैं कि इस कर्व में जो मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, वो मीन टाइम मतलब वो मोस्ट लाइकली टाइम पर है। तो ये जनरली होता भी है, जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो आती हैं, जो लाई करती हैं, वो मीन टाइम या बोल सकते हैं मोस्ट लाइकली टाइम पर ही आती हैं ना। दिस इज कॉल्ड एज हम इसी कर्व की स्टडी करके बेसिकली अल्टीमेटली ये क्यों बनाया ये समझो, इसी कर्व की स्टडी करके हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है विद द हेल्प ऑफ द पर्ट टेक्निक। ठीक है, हम समझेंगे पर्ट टेक्निक से इस कर्व से कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद ऐसे निकालते हैं ये समझेंगे। इसीलिए इस कर्व को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके से बनता है जो विच इज सिमेट्रिक अबाउट द मोस्ट लाइकली एक्सिस। इफ वी ड्रॉ एक्सिस अलोंग द मोस्ट लाइकली टाइम, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मोस्ट लाइकली एक्सिस। ठीक है, नाउ जी हम समझ चुके हैं। नाउ अब हमने ये कर्व पढ़ा, इस कर्व में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मीन टाइम होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं, उनके फिजिकल मतलब भी समझ लेते हैं। नाउ इस कर्व से रिलेटेड पहली चीज़ हमारे पास आती है मीन टाइम। व्हाट इज द मीन टाइम? देखो मीन टाइम मीन्स इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी, उन सारी एक्टिविटीज़ के हमने टाइम निकाले, जितनी एक्टिविटीज़ थी उन सारी एक्टिविटीज़ के टाइम निकाले कि ये वाली एक्टिविटी हमारी है इस टाइम पर हो रही है, ये वाली एक्टिविटी, ये वाली, सारे निकाले और उन सब का मीन ले लिया, एल्जेब्रिक मीन ले लिया। दिस इज कॉल्ड ए मीन। तो वो मीन जनरली ये हमारा मोस्ट लाइकली टाइम पे ही होता है, इसीलिए मोस्ट लाइकली टाइम को ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादा पीक देख रहे हैं आप, पीक जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी एक्टिविटीज़ हैं, वो मोस्टली इसी रीजन में लाई कर रही हैं। ओके इसीलिए हम कह सकते हैं विच इज लाई ऑन द मोस्ट लाइकली टाइम। नाउ ओके हम समझ गए हैं कि व्हाट इज द मीन टाइम बेसिकली जनरली इट्स अलजेब्रिक समेशन of the time duration of the activities by the activities. It means if we have n number of activities which have a time duration is x1, x2, x3, x4 ... xn. So the mean of these activities, mean time of these activities becomes x is equal to x1 plus x2 plus x3 ... xn divided by number of activities, or we can say it can be also termed as summation of xi. Okay, summation of xi divided by n, where I starting from 1 to n. ओके इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi where I belongs to 1 to n divided by n. Okay, this is called as a mean time of an activities. Now the second term is a deviation. What is deviation? Deviation means कोई हमारी एक्टिविटी, हमने बहुत सारी एक्टिविटी का मीन निकाल, जैसे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकाली, दीज आर द एक्टिविटीज़ x1, x2, x3, x4
x5. Let's say these are the activities and the mean of these activities are x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by 5, because we have a 5 number of activities. Okay, this is the mean, x bar is a mean. So what is deviation? Deviation means a activity which is what is the difference between the activity and the mean of the activity. Means कि अगर एक्टिविटीज़ को हम ड्रॉ करते हैं किसी लाइन में, ऐसी कर्व में, तो इस तरीके से बनता है, कुछ बनता है, यानी कि अलग अलग x1 x2 x3 इन देखो मीन कुछ आएगा, यानी कि बीच वाली वैल्यू कुछ आएगी, उस बीच वाली वैल्यू से कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कितने डिफरेंस पर है, ठीक है ना, ये बताता है कि एवरेज से कितने डिफरेंस पर है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, मीन से कितने डिफरेंस पर है. दिस इज कॉल्ड एज अ डेविएशन. ऐसे दिख रहा होगा, तो x हमारे पास लिखा हुआ है कि x माइनस एक्स बार, दिस x बिकम्स कुछ भी हो सकता है, x1 x2 x3 x1 हो सकता है, चाहे ये x2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब बताएगा क्या, ये बताएगा x1 अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो ये बताएगा कि x1 वैल्यू जो मीन वैल्यू है इन पांचों की, उससे कितनी डिफरेंस पर है, उससे कुछ ज़्यादा है या कम है. ओके, अगर x1 वैल्यू x बार से ज़्यादा होती है, मीन्स ज़्यादा होती है, तो वो बताएगा कितनी ज़्यादा है, और कम होती है तो कितना कम है, ये बेसिकली बताएगा. ऐसे डेविएशन ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने मीन ली है विद अ मीन वैल्यू, और x जो हमने एज्यूम की है वो चीज़ x1 और x2 कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से, मतलब इन पाँचों में से कुछ भी हो सकती है जो हमने एज्यूम कर रहे हैं. ओके, this is the deviation. Now the third term which is related to the normal distribution curve is a variance. What is a variance? Okay, variance means simple, it is a mean of the square of the deviation. Okay, means हमने भी deviation पढ़ा था. deviation क्या था हमारे पास, deviation में पढ़ा था x minus x bar where x is a any value, मतलब particular value which is related to, हमारी हो सकती है वो x1 से लेके x5 तक. अगर हमने x1 x2 x3 x4 एंड x5 वैल्यू एज्यूम की हैं तो. ओके, this is a deviation, this is not a variance, this is a deviation which will, हमने भी पढ़ा उसके बारे में. ओके, तो व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस इज सिंपली द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज. वेरिएशन हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का नहीं निकालेंगे, वेरिएशन हम टोटल ड्यूरेशन का निकालेंगे, टोटल प्रोजेक्ट का निकालेंगे. तो अगर दीज आर द वेरिएंस, अगर हम अलग अलग तरीके के वेरिएंस लिखना चाहें तो एक वेरिएंस यहाँ लिख सकते हैं. तो वेरिएंस फॉर अ फर्स्ट एक्टिविटी इज S1 becomes x1 minus x bar, S2 becomes x2 minus x bar, S3 becomes S3 minus x bar, S4 x4 minus x bar, same as S5 becomes x5 minus x bar. These are the deviation of the particular activity. And now the variance is the algebraic mean of the, तो variance हमारा सिंपल तरीके से सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, और डेविएशन इसे सिंपली अगर लिखना चाहें तो इन सब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एंड मीन कर देंगे. तो स्क्वायर कैसे करेंगे? x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दीज आर द स्क्वायर एंड द मीन. तो नंबर ऑफ द डेविएशंस कितने हैं? 5 है, तो 5 एक्टिविटी अपॉन 5. या जनरली अगर हम जनरल टर्म में कहना चाहें तो अगर वी हैव n एक्टिविटीज, सो द variance becomes summation of s square upon n s I का square. Okay, where I belongs to 1 to n, you can say. Okay, this is called as a variance. Okay, or we okay, this is variance. Now then another term is a standard deviation. What is the standard deviation? हमने variance निकाला, अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो. अब स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन में थोड़ा सा अंतर है. हम क्या करते हैं, डेविएशन में सिंपली
हम डेविएट निकालते हैं, मतलब कितना चेंज हो रहा है वो निकालते हैं। मतलब इन द स्टैंडर्ड डेविएशन हम पहले वेरिएंस निकालते हैं, देन हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इट मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, सॉरी वेरिएंस आया था, वेरिएंस हमारे पास था, अभी निकाला समेशन ऑफ एस आई का स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा सही करते हैं, I belongs to 1 to n divided by n, or we can say summation of x minus x bar का square x I minus divided by n, I belongs to 1 to n. This is the variance and the standard deviation is which is denoted as a sigma is a square root of this particular वैल्यू। तो हम सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट बनाएंगे और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इट मीन्स समेशन ऑफ आई बिलोंग्स टू 1 to n summation of si का होल स्क्वायर divided by n. This is called as standard deviation, which tells about the how much the value deviate from the mean value of a particular activity. ठीक है, mean time particular activity। तो हम इस तरीके से यहाँ से standard deviation निकाल सकते हैं। ओके तो हमने इस लेक्चर में आज हमने पर्ट के बारे में जाना, पर्ट क्या होती है, पर्ट में किसी तरीके टाइम एस्टिमेट किए जाते हैं उसके बारे में जाना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट वी हैव टू डू फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टोटल ड्यूरेशन, एंड वो तीनों एस्टिमेट क्या होते हैं वो देखिए। टाइम एस्टिमेट नाउ हम किस मेथड से निकालते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करके। तो उस मेथड में क्या कर्व बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसको देखा। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे उसके बारे में जानना, जैसे मीन टाइम, डेविएशन, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बारे में जाना ये क्या होता है और इनके यूज क्या है। तो इसके यूज हम समझेंगे भी आगे क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में। तो आज ही क्लास में इतने रखते हैं। इसके आने वाली क्लास में हम पर्ट के बारे में और जानेंगे और पर्ट से एक टाइम एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।